Good morning, students. Welcome back to your class. Welcome back from the summer vacation. And now, today is your first class after the summer vacation, and we are going to start the chapter from where it has been leave uh, when you are going for the summer vacations. Hope you have done your homework of summer vacations, and you would have completed your unit test answers as I have told you. And it is a request that you need to submit your क्या कहते हैं work at in your classroom app by making PDF of what you have done in your copy. ठीक है ना? So students, we can start from where we left. जैसे कि हमने इससे पहले सारे के सारे सॉल्ट्स पढ़ लिए थे. वी हैव स्टडीड ऑल द सॉल्ट्स टिल प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम. So I have told you in the last class that we are going to study about plaster of Paris and gypsum, and later on we will study about the crystallization, how the process occurs, and we have to discuss the activity, how we can क्या कहते हैं make crystals of any of the salt. ठीक है ना? So we'll start with plaster of Paris. What is plaster of Paris? Plaster of Paris. What is plaster of Paris? प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा होता है कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल जिसमें हाफ H2O, इट इज इसमें हाफ वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ हो. दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ये क्या है बेटा? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है ना? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आपका पाउडर्ड फॉर्म में, टेल्कम फॉर्म में आपके पास आता है. ठीक है ना? ठीक है ना? इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इस फैक्ट से पड़ा कि जब आपने जिप्सम को हीट किया तो वो, जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो ये बनता है. ठीक है ना? या फिर आप इसमें अगर पानी मिला दोगे तो जिप्सम बन जाएगा. तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है? पेरिस में पाया जाता है. तो दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा? प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है ना? सेकेंड थिंग इज, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इसको हमने सिर्फ छोटे छोटे कामों में यूज़ किया. इसकी जगह वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं हम लोग. आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए यूज़ होता है. जैसे आपको किसी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस समय पे जो उसको प्लास्टर चढ़ता है तो वो यही वाला प्लास्टर चढ़ता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करके हम वो प्लास्टर लगाते हैं. ठीक है ना? तो इट हेल्प्स इन मेडिकल इश्यूज़. ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये. इन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्मॉल मॉडल्स, ये जो भी आपके स्टडी मॉडल्स जो भी बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ से बनते हैं. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस. ठीक है ना? तो बहुत इजी है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जिप्सम लो. जिप्सम में CaSO4.2H2O. ठीक है ना? एक ऐसा क्रिस्टल होता है. ठीक है ना? जिप्सम, इसको अगर आप हीट करोगे कितने पे बेटा? अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो वाटर इसका उड़ेगा और ये बनाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 या 3/2 H2O. ठीक है ना? अगर आप एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे, इसको अगर इवन में लाना है तो क्या करो आप, इसके दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर लो तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है ना? यू कैन बैलेंस इट लाइक दिस. ठीक है ना? तो हमने देखा कि जब हमने इसे हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को, तो व्हाट वी ऑब्टेन्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है ना? इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है ना? तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स. कि हमें क्या करना है? जिप्सम को लेना है, उसको हीट करना है, एंड वी विल ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर सेपरेटली. ये वाटर जो होता है ये इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि आप ये हीट दे रहे हो, ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ वहाँ पर क्या बचता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है जब वो सूख जाता है. तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके प्लास्टर लग रहा होगा
तो क्या होता है वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जब जैसे आप वो उसमें पानी लगाते हैं तो वहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही होती है, आपको गर्म लग रहा होता है पाँव में। वो गर्म इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा एक्सोथर्मिक नेचर का हो जाता है, और जब ये वाटर को जब वो हीटअप होगा तभी वो रिलीज़ करेगा वाटर को। ठीक है ना बेटा। और पानी भी इसमें हम लोग गर्म यूज़ कर लेते हैं, सीधे अगर हम पानी में मिला के इसको करें तो पानी में डाल के इसको गर्म करा जाता है, तो कि ताकि ये ऐसे उड़ सके पानी इसमें से। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की? प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। सबसे पहले कैसे कलर का होता है? इसका कलर कैसा होता है बेटा? कलर इज वाइट। ठीक है ना। सबसे पहले कलर इज वाइट। सेकेंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। तो जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ, मतलब जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जब, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है कि इधर से इधर जा रही रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, और इधर से इधर जाएगी तो एंडोथर्मिक होगी, तभी तो वो होगी रिएक्शन, यानी कि वो हीट रिलीज़ करेगा। तो जितनी हीट इसने ली थी पानी डालने पे, अगर आप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास मिल जाता है, मान लो आपके पास ये है, ठीक है ना, T2 है, इसमें अगर आप वाटर मिलाओगे तो जो बाद में बनेगा, जो क्या बनेगा, जिप्सम, जो आपके पास, जो आपके प्लास्टर होने के बाद जो आपके पाँव में वाइट कलर का होता है उसे वो जिप्सम होता है। और उसके साथ क्या हीट लिबरेट होगी बहुत सारी, जो हीट लिबरेट होती है उसकी वजह से आपको हीट महसूस होती है वाली। ठीक है ना, जो मैंने जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास। तो जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो पहले तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्लेइश टाइप का हो जाता है, क्ले टाइप का हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी हार्ड। ठीक है ना, पत्थर जैसा हो जाता है और अपनी शेप को रिगेन करके रख लेता है। ठीक है ना। ठीक है ना। ये क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड फॉर्मिंग द क्रिस्टल ऑफ जिप्सम विच सेट्स इनटू हार्ड मास। तो यानी कि आपको समझ में आता है कि जिप्सम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पत्थर जैसा, और ये जब इसको इसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये ऐसा, तो इट बिकम्स हार्ड एंड इट रिगेन्स अ शेप विच इट नेवर लूजेस। ठीक है ना। उसके बाद शेप लूज करने के लिए आपको उसे तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। थर्ड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो क्योंकि पानी के साथ मिलते ही ऐसे जिप्सम बना लेता है, इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जहाँ भी रखें वो कैसी जगह पर हो, एकदम आपके मॉइस्चर फ्री स्पेस में हो। अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो वो जम जाएगा और एकदम हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है बेटा? सबसे पहला यूज़ तो आपको पता ही है कि आपकी हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। सबसे पहला यूज़ तो यही है कि आप हॉस्पिटल्स में ये होता है, किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करके उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं और ताकि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेटिव स्टफ्स। तो ये हमारे टॉयज़ और डेकोरेटिव शोपीस टाइप में, जो डेकोरेटिव स्टफ होता है, शोपीस हो गए, इन सब को बनाने के काम में यूज़ होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड थिंग इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। तो मतलब अगर आपने किसी मटेरियल के चारों ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया तो वो कभी फायर से जलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इट्स अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। तो किसी चीज़ को आग से बचाना है, ठीक है ना, तो आप उसके चारों ओर क्या कर सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा सकते हो मटेरियल। ठीक है, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स एंड ऑफ द apparatus। तो ये क्या किस लिए काम आता है? सीलिंग ऑफ एयर गैप्स, यानी कि इंसुलेशन के काम आता है। इंसुलेशन, ठीक है ना, इंसुलेशन ऑफ वन स्पेस फ्रॉम अदर, ये काम करने के लिए ये काम आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप देखोगे तो जो जहाँ पर पाइप्स लगे होते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं हम लोग, पाइप जो लगा होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, ताकि जो ये बगल की एयर है वो इधर से इधर पास ना हो सके। जब भी एसीज लगते हैं उनकी फायर फिटिंग जो होती है,
जब एसी की फिटिंग हो रही होती है तो उसका जो पाइप जिससे आउटलेट जाता है, जो बाहर जाता है, जो हवा को, गर्म हवा को बाहर फेंकता है, उस पाइप के चारों ओर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं ताकि वहाँ पर एयर प्रूफिंग हो जाए, इंसुलेशन हो जाए, इधर की एयर उधर ना जा पाए, ठीक है। और आपकी जो कमरा है वो ठंडा हो सके एसी की वजह से, नहीं तो अगर हवा बाहर जाने का रास्ता होगा तो सारी हवा बाहर चली जाएगी। लास्ट यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज पेकिंग सरफेस लाइक वॉल। आपने देखा होगा पुट्टी होती है घर में हमारे, पुट्टी, वॉल पुट्टी कहते हैं, जो भी आप पेंट कराते हो उससे पहले होती है, वो किस लिए होती है, वो किससे होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होती है। और वो ऐसे इसलिए करी जाती है ताकि जो वाटर जो है उससे रेजिस्टेंट हो जाए आपका जो वॉल है। मतलब अगर सीलिंग की वजह से आपके घर में पानी आता है बारिश के समय पे, तो यू यूज़ दिस पुट्टी, दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इंसुलेट वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, ठीक है ना। तो प्लास्टर पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स ऑफ द हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग और मेकिंग ऑर्नामेंट डिजाइंस ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउसेस। तो हमने जो फॉल सीलिंग का आजकल नया चला है कि फॉल सीलिंग बनाते हैं ऊपर। फॉल सीलिंग का मतलब होता है कि आपको आपकी सीलिंग जो जैसी भी थी उसमें अलग सा शेप बनाना है सीलिंग में, तो वो शेप्स बनाने का काम जो होता है किससे होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है ना। फॉल्स सीलिंग, ठीक है ना, ये बनाने के काम आता है, ठीक है ना। These are the uses of plaster of Paris। और इस plaster of Paris के साथ we have studied all the salt that are comprised in your course, ठीक है ना। सारे के सारे salts हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे कोर्स में हैं। After that we are going to discuss the water of crystallization of hydrated salts, ठीक है ना। hydrated salts, ठीक है, इनका क्या पढ़ना बेटा में, वाटर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है बेटा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे मैं आपको अभी तक बताते हुए आ रहा हूँ, किसी भी सॉल्ट के साथ डॉट लगाने के बाद जो भी वाटर लिखा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ब्लू वाटर अगर आप देखोगे CuSO4.5H2, ठीक है ना, .5H2, दिस इज योर ब्लू वाटर, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट होता है ये, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना। इसके साथ वाटर जुड़ा होता है, इसके क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं, इसको ब्लू वाटर नाम से जानते हैं। कैसे बनाते हैं ये, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई दो ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है ना, जैसे H2SO4 लिया और CuO लिया, ठीक है ना। इसको हीट करते हैं एंड वी विल फॉर्म CuSO4 प्लस H2O, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये वाटर के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना, इसको क्या करते हैं हम लोग, इवेपोरेट कराने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं, इवेपोरेट कराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इवेपोरेट कराते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं कूल डाउन होने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ऐसा क्रिस्टल, थोड़े टाइम बाद ऐसे हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि जिसके पास 5H2 होते हैं। अब ये जो नंबर होता है ना बेटा, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्रिस्टल में 5 है तो किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 4 होंगे, ऐसा नहीं होगा, सब में 5 होंगे। तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसका नाम होता है कॉपर, COPPER, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट क्यों बोला, बिकॉज देयर वॉज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच टू इट, तो मैंने बोला पेंटाहाइड्रेट। तो पहला सॉल्ट जो मेरा था वो था CuSO4.5H2O विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मेरा है सॉल्ट वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। अभी हमने पढ़ा था इसका नाम क्या हमने पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में, वॉशिंग, दिस इज वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा इसका नाम, एक तो वॉशिंग सोडा है, इसके अलावा इसका नाम आपको पता है, एक मिनट बेटा, इसका नाम क्या बेटा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका और क्या नाम है, इसका हम और नाम ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, ठीक है ना, डेका के लिए क्या होता है, 10 होता है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम
कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। डेका मीन्स होता है 10, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पर वाटर लगा होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं इसमें, ठीक है ना, उतना नंबर हम आगे लिख देते हैं, उसके बाद हाइड्रेट लिख देते हैं और किसी का भी ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जैसा भी आपने पढ़ा था जिप्सम CaSO4.2H2O, इसका नाम क्या लिखोगे आप? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मीन्स 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? डाई मीन्स 2, तो डाईहाइड्रेट बोल दिया, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी नेम ऑल दिस सॉल्ट्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और सॉल्ट है आपके पास आयरन सल्फेट, जिसके पास 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 7 मॉलिक्यूल्स को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? हेप्ट से। FeSO4.7H2O, ठीक है ना, इज नोन एज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है ना। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्ट मीन्स 7 नंबर के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? हेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसके बाद, ठीक है ना, तो अभी जितना भी हमने 5-4 सॉल्ट डिस्कस करे, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है बेटा कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं उनके पास वाटर होता है, ठीक है ना, और जितने नंबर ऑफ वाटर होता है उसके हिसाब से हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखे, ठीक है ना। इनके कलर्स ऐसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट कैसे ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, यू नो दिस, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट भी वाइट कलर का होता है, अभी हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का होता है। और आयरन सल्फेट कैसे कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नाम है इनके, इसका नाम ग्रीन वाइट्रोल है, CuSO4 का नाम ब्लू वाइट्रोल था, ठीक है ना। ऐसे ही कोबाल्ट नाइट्रेट, जो कोबाल्ट नाइट्रेट होता है CONO3 जो हमारा बनता है, ठीक है ना, वो कैसे कलर का होता है बेटा? वो ब्राउनिश कलर का होता है। कैसे? ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट नाइट्रेट हमारा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है ना। निकल सल्फेट हमारा ग्रीनिश कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये तो है हमारे पास जो कि कलर्स हैं आपके पास। इनके शेप कैसे होते हैं? इनके क्रिस्टलाइन शेप्स होते हैं। क्रिस्टल कैसे भी हो सकते हैं, क्रिस्टल चकोर ऐसे हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे पेंसिल शेप में हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रिस्टल हो सकते हैं, पॉइंटेड क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि क्रिस्टलाइन का जो प्रोसेस है वो कैसे किया गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो क्रिस्टल होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं होगा तो उसका स्ट्रक्चर वैसा क्रिस्टल के रूप में नहीं बनेगा। नहीं तो अगर वाटर नहीं होगा तो वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा। अगर वाटर होता, फ्री फॉर्म वाटर होता, वेट नहीं होता, तो वो सॉल्ट की तरह होता, उसके क्रिस्टल्स नहीं होते, फिर सॉल्ट होता वो, ठीक है ना। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स देयर शेप, इन सम केसेस इम्पार्ट देम इन कलर, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि वो शेप देता है, वो कभी कभी जो कलर आ रहा होता है, जैसे जो ये कलर आया है ग्रीन आया है, इसमें मैं ब्राउन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का ब्लू बता रहा हूँ, आयरन सल्फेट ग्रीन हो गया आपका, निकल सल्फेट जो है आपका डार्क ग्रीन है, या वाइट कलर का CSO4 है। ये सब किसकी वजह से? जो वाटर उसमें अवेलेबल है उसकी वजह से ये कलर आता है और शेप आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक्शंस ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, कि जब हम हीट करते हैं इनको तो ये क्या एक्शन करते हैं, तो हम देखेंगे जब भी हम किसी ऐसे क्रिस्टल को हीट करते हैं जिसमें वाटर का कंटेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने वाटर के कंटेंट को लूज़ कर देता है और वापस एक एनहाइड्रस सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है। एनहाइड्रस मीन्स एनहाइड्रस सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर नहीं, पूरा मॉइस्चर से भी फ्री।
दैट मीन्स एकदम ड्राई होता है। जो ड्राई सॉल्ट्स होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे किसी भी सॉल्ट को, जैसे ये सॉल्ट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो विल गेट व्हाट विल गेट Na2CO3 प्लस 10H2O विच इज दिस इज नोन एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ऐसे ही इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CaSO4 प्लस पहले तो बनेगा डॉट हाफ H2O प्लस 1/2H2O, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। इसको आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक है ना। तो जिप्सम की तो प्रॉपर्टी यही होती है कि वो उसको अगर आप हीट करोगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। लेकिन आपको आप फर्दर और ज़्यादा हीट करोगे, ठीक है ना, या तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो रहा था, इसको आप फर्दर और ज़्यादा हीट करोगे तो ये इस वाले वाटर को भी छोड़ देगा और ये सिर्फ CaSO4 बनाएगा, ठीक है ना, और हाफ H2O भी अलग हो जाएगा इसको अगर आप और हीट करोगे, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसको अगर आप हीट अप करोगे तो यू विल गेट डिहाइड्रेटेड, दैट मीन्स एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है ना, विच इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने देख समझ में आ गया कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप पानी डालोगे तो वापस क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है ना, और अगर आप उसको हीट अप कर देते हो तो वापस वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट विदाउट क्रिस्टल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को देखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग, और वी विल सम अप दिस चैप्टर आफ्टर दैट, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग क्रिस्टल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल टेक सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। इसमें क्या पड़ा हुआ है, CuSO4.5H2 ये पड़ा होता है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे कलर का होता है बेटा, दिस इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको इसमें डालते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करना कोशिश करते हैं, इसको हीट अप करने की कोशिश करते हैं। विल स्टार्ट टू हीट इट अप, ठीक है ना, इसको गर्म करना है। तो हीट द क्रिस्टल स्ट्रांगली बाय कीपिंग द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट अप करेंगे डायरेक्ट बर्नर से, ठीक है ना। और ऐसे हाथ में नहीं पकड़ते हैं, इसके पास हमारे पास एक होल्डर आता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, उस टेस्ट ट्यूब होल्डर से, ठीक है ना, हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है ना, उससे हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, और ऐसे करके हीट करते हैं इसको, ठीक है ना। ऑन हीटिंग द ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स वाइट, अ पाउडरी सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है ना। और जब आप इसे हीट अप कर देते हो तो उसके बाद ये कैसे कलर का बन जाता है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वाइट कलर का बन जाएगा सारा का सारा सॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है ना। तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है वो वाइट कलर के पाउडर सब्सटेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर भी देख पाएंगे हम लोग, ठीक है ना, जो वाटर की बॉयल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बॉयल हो रही होंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद जब हमारे पास ये पूरा वाइट कलर का आ जाएगा तो हमें क्या करना है, जो वाटर है उसको क्या करना है, उसको ठंडा करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, कूल द बॉइलिंग ट्यूब एंड एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द वाइट कॉपर सल्फेट पाउडर फ्रॉम अवर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ठंडा करने के लिए रख देंगे, स्टेप 3 में इसका कलर कैसा हो गया बेटा, वाइट कलर का हो गया, ठीक है ना। अभी जब हमने इसको ठंडा किया तो हमें भी एकदम वाइट कलर का मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉपर से अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे हम, जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो जिस पार्ट पे वाटर पड़ा वो पार्ट का जो भी हमारा वाइट पोर्शन था वो कैसा हो गया, फिर से ब्लू हो गया, ठीक है ना। तो इस बात से क्या सोच में आता है कि अगर वाटर उसमें मिलेगा तो अभी वो कलर अपना ब्लू शो करेगा या क्रिस्टल की फॉर्म में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी से एक तो ये प्रूव, इस एक्टिविटी से एक तो ये प्रूव होता है, ठीक है ना।
ठीक है ना। और हमें ये पता चलता है कि हाउ वी कैन मेक क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे कि जैसे मान लो कि आपके पास पाउडर सब्सटेंस है, तो आपने क्या किया, उसमें पहले पानी मिला देना है। तो इफ़ यू मिक्स अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या करते हैं, मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और ठीक है ना, उसमें आपने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला और यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, इसके बाद आप इसको अगर हीट करोगे, और हीट करने के बाद जब इसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है उसके बाद, ठीक है ना, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मतलब सारा का सारा पानी उड़ाना नहीं है, पानी कम छोड़ना है उसमें, लेकिन छोड़ना है पानी। जब एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रह जाएगा, इवेपोरेट होते होते पानी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता जाएगा, तो जब नॉमिनल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रह जाएगा, तो उस टाइम पे आपकी क्रिस्टल फॉर्मिंग शुरू होती है, ठीक है ना। उस समय पे जो कॉपर सल्फेट जो है आपका पाउडर फॉर्म, वो क्या होता है, वाटर के साथ मिलना शुरू होता है, ठीक है ना। और वो वाटर के साथ मिल के क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाना शुरू करता है। तो अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे ध्यान देना है कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, तो दिस इज़ द मेथड टू मेक क्रिस्टल्स, ठीक है ना। तो और इजी क्या तरीका है, और इजी तरीका ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अभी एक बात करते हैं कि CuSO4 के क्रिस्टल्स कैसे बनाने हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, CuO और H2SO4 को मिलाना है, ठीक है ना। इसको मिलाओगे और आपको क्या मिलेगा, CuSO4 और वाटर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। नाउ यू हैव बोथ द इसेंशियल कंटेंट्स इन योर टेस्ट ट्यूब that is required to make the crystals of the CuSO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए, जो कि हमारा सब कुछ अवेलेबल है। इस समय पे अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, तो आपको सीधे क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जब हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में हम लोग H2SO4 डालते हैं, उस समय पे उसके बाद जब हम उसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद थोड़ा सा पानी इवेपोरेट होने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वी कैन ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4 इन अबाउट टाइम ऑफ 1 आवर। और उसमें हमें जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो कैसे कलर के मिलेंगे, ब्लू कलर के मिलेंगे। तो अब आपने देखा कि देयर वाज अ चेंज इन कलर एंड चेंज इन शेप ऑफ द CuSO4 एज सीन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है बेटा। इसी तरह से जितने भी हमें क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, चाहे हमें वो Na2CO3.10H2O चाहिए, चाहे हमें दैट इज़ आगे जैसे हमें वॉशिंग सोडा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं कि पहले हमारे पास सोडियम कार्बोनेट अवेलेबल हो जाए। जैसे ये रिएक्शन करा के मैंने CuSO4 बनाया, तो मैं एक रिएक्शन कराऊंगा और मैं क्या बनाऊंगा, Na2CO3 को बनाने की कोशिश करूंगा कि Na2CO3 दैट इज़ आपका जो क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट है, वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे अवेलेबल कराते हैं, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पेज और ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे बेटा, लेट्स सी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है ना, उसके साथ अमोनिया लेंगे, ठीक है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे आएगा ये सब, इस सब को लाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में उसमें अमोनिया डालेंगे, सॉल्ट में अमोनिया मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है ना। सब कुछ मिक्स करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग, पास कराते हैं इस सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है ना। मान लो एक सॉल्यूशन मैंने ऐसे बना लिया, उसके बाद क्या, पाइप के थ्रू, ऐसे पाइप दे रखी है, इस पाइप में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इधर से CO2 आ रही है, CO2 ऐसे पास कराते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना, इसके थ्रू पास कराते हैं, बबल्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये होता है, जब भी हम ये प्रोसेस कराते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है वो कैसा बन जाता है, थोड़ी देर बाद हमें यहाँ क्या मिलता है, NaHCO3 और NH4C, ठीक है ना। इस प्रोसेस में जो हमारे पास NaHCO3 मिला और NH4Cl मिला, इसमें से एक सॉल्ट सॉल्युबल है, और एक सॉल्ट कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल है। ये दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना, दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट। और कैसे पता चलता है सॉल्युबल इनसॉल्युबल है,
ये हमें ऐसा पता चलता है कि हम लोग खुद जब देखेंगे तो देखेंगे कि इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका नहीं बनेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो इन सॉल्ट से होती है। ज़्यादातर कार्बोनेट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, NH4Cl NH4Cl में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। अब जो मेरे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिल्टर कर लूँगा, ठीक है ना। फिल्टर कैसे करते हैं बेटा, यूजिंग अ फिल्टर पेपर और फनल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं सॉल्यूशन को, तो NH4Cl पार हो जाएगा सीधे, और फिल्टर जैसे आप चाय में छानते हो, पत्ती अलग करते हो, ऐसे ही ये इनसॉल्युबल है, ये अलग हो जाएगा। तो अब आपके पास जो NaHCO3 मिला, जो आपके पास फिल्टर कंटेंट मिला, उसको क्या करना है, आपको हीट करना है, ठीक है ना। उसको हीट करना है, जब उसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके इवॉल्व होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और इसमें वाटर इवॉल्व होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ और ये बैलेंस होगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोड्यूस Na2CO3। अब इस समय पे जब मैंने हीट कर दिया इस फिल्टर कंटेंट को, मैंने जब हीट कर दिया है पूरा, ठीक है ना, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ Na2CO3 बचा है, ठीक है ना। हीट करने के बाद यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, Na2CO3, जो वाटर है वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ चुकी है और उसमें ये दोनों चीज़ें बची हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज, ठीक है ना। अब ये Na2CO3 जो है वो क्या करेगा, जो इसमें वाटर अवेलेबल है उसके साथ मिलकर जब आप इसे और हीट कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब इस समय क्या करेगा, उसको क्रिस्टलाइजेशन करने की कोशिश, अब इसको हम क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको वाटर में मिला के इसमें पानी का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और क्रिस्टल्स देने के लिए क्या करना है, इसको आपने हीट करना है, इसको आपने थोड़ा सा हीट करना है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, इसको इवेपोरेट कराने की कोशिश करना है। जब आप इसको हीट करोगे और उसको अलाउ टू कूलिंग के लिए अलाउ कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो आपके Na2CO3 है वो क्रिस्टल बनाएगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, और ये क्रिस्टल बनाएगा और वी कैन ऑब्टेन दिस क्रिस्टल। दिस इज हाउ क्रिस्टलाइजेशन, द फॉर्मेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो हमें क्रिस्टल्स कैसे मिले, ये सब करने से मिले, ठीक है ना। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो कैसे कलर का होता है, हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। कैसा कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है बेटा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, ठीक है ना। तो दिस इज वाइट इन कलर, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। तो कैसे हम किसी की क्रिस्टल को जनरेट करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सबसे पहले वो सब कंटेंट अवेलेबल कराते हैं जिससे हमारे पास ये कंटेंट मिल सके, वाटर और जिसका हमें क्रिस्टल बनाना है वो मिल सके, और उसको हमें क्या करना है, हीट करके एवेपोरेट करना है वाटर को उसमें से, और उसको अलाउ करना है कि वो कूल हो जाए, ठीक है ना। इस टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू सम अप दिस चैप्टर एंड वी विल मूव अहेड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, बिकॉज in next class I will discuss the questions of in-text, जो भी in-text क्वेश्चन आपके बचे हैं वो, एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन, exercise question. You have to do both these things and submit it to me up to Wednesday, ठीक है ना। Wednesday का आपको मुझे सबमिट करना है, क्योंकि मैं कल की क्लास में, ट्यूसडे की क्लास में आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस के आंसर में आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।